Hello, good morning everyone again on today's my second live session on cataloging of cataloging practice AACR 2R part 2। अभी इससे पहले वाले लाइव सेशन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ वैल्यू डिस्क्रिप्शन, लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ AACR2R के बारे में बताया और कुछ इंट्रोडक्टरी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया। मैं चर्चा कर रहा था पिछली सेशन में आपको कि किस तरीके से आप अपनी जो कैटलॉग कार्ड के ऊपर अपनी एंट्री करेंगे। उसमें से जो डिस्क्रिप्शन एरिया होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं बुक के ऊपर से, उसमें से अभी मैंने आपको टाइटल के बारे में बताया। जो फर्स्ट पार्ट क्या था, टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, जिसमें से मैं टाइटल के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि जब आप टाइटल लिखने के बाद जो उस बुक को या उस डॉक्यूमेंट को किसने लिखा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डॉक्यूमेंट, उसको हम ऑथर के नाम से जानते हैं, कोलैबोरेटर्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑथर भी लिख सकते हैं। तो उनको लिखने से पहले, जैसे हमने कहा था कि पंक्चुएशन मार्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हर जगह यूज करना है। तो जब आपका एक टाइटल प्रॉपर की आप लिख पाए, उसके बाद एक स्लैश का आपको यूज करना है, और आफ्टर द स्लैश आपको जो भी उसका ऑथर है, जो भी उसके आपके जो एडिटर हैं, ठीक है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो एडिटर का नाम लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि एडिटर का नाम ध्यान रखना होगा कि वो उसका सरनेम पहले लिखना है ऑलवेज। ठीक है, तो आप याद रखें कि जैसे विजय गौतम मेरा नाम है, अगर मैंने कोई बुक लिखी है तो मैं उस स्टेटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरा नाम क्या से लिखेंगे आप, टाइटल लिखने के बाद में बुक का जो भी टाइटल है, उसके बाद स्लैश और फिर मेरा नाम आप वहां पे लिखेंगे। जब हेडिंग में, मेन एंट्री में जब आप लिख रहे होंगे तो वहां तो आप उसको सरनेम पहले लिखेंगे। ठीक है, याद रखना सरनेम पहले लिखना है जब आप हेडिंग में लिख रहे हैं। लेकिन जब आप टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में लिख रहे हैं तब आपको उसको रनिंग में लिखना है, जैसे विजय गौतम। तो यहां ध्यान रखना आपकी ऑथर लिखने, जब भी हम ऑथर लिखेंगे तो ऑथर को जब हम टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में लिख रहे होंगे तब आपको रनिंग में लिखना है। लेकिन यदि उसी टाइटल को आपको जब हेडिंग एरिया में लिखना है, हेडिंग एरिया क्या था, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और जहां पे सबसे ऊपर आप उसको लिखेंगे, तो वहां पर आपको पहले सरनेम लिखना होगा, फिर कॉमा लगा के उसका फॉरनेम या फैमिली नेम जो भी है वो लिखना होगा। ये आपको यहाँ आप क्लियर हो गए होंगे। और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने के बाद याद रखना टाइटल एरिया के बाद में स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद में आपको ऑथर स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे जब आप रनिंग में लिख रहे होंगे तो ये ध्यान रखना कि टोटल टाइटल एंड स्टेटमेंट एरिया में आपने, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में आपने लिखा है। उसके बाद आता है एडिशन एरिया। एडिशन एरिया आपका जो मैंने आपको 8 पार्ट बताए थे उसमें ये थर्ड पार्ट है, टाइटल ये एडिशन एरिया। तो एडिशन स्टेटमेंट को क्या लिखा जाएगा, याद रखना वहां चाहे एडिशन आपका वर्ड्स में लिखा हो, चाहे न्यूमरल्स में लिखा हो, डिजिट्स में लिखा हो, चाहे अरेबिक में लिखा हो, चाहे आपके रोमन में लिखा हो। ठीक है, यहाँ आपको जो ये लगाना है, एडिशन लगाना है, एडिशन को हमेशा नंबर में लिखना है। ठीक है, हमेशा अरेबिक नंबर्स में लिखना है, और अरेबिक नंबर्स के साथ में उसका आपको एब्रीविएटेड जैसे जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको यूज करना है। जैसे सेकंड एडिशन है तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर लिख के, 2 डिजिट लिख के और ND। थर्ड लिख रहे हैं तो 3RD। फोर्थ लिख रहे हैं तो 4 लिख के
TH, और उसके बाद में आपको एब्रीविएशन के बाद में क्या लिखना है, ई, एडिशन है तो एडिशन का स्मॉल में ED और फिर एक फुल स्टॉप। तो एडिशन एरिया लिखने के लिए अब आपको पंक्चुएशन मार्क्स क्या यूज करना है, क्योंकि मैंने कहा था हर जगह आपको पंक्चुएशन मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ईच एंड एवरी एलिमेंट और बिफोर ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में टाइटल पूरा लिखने के बाद आपने ऑथर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या लिखा था, स्लैश लगाया था। जब ऑथर के पूरे पार्ट लिख दिए जाएं उसके बाद में आपने डॉट लगाना है, और डॉट लगाने के बाद यानी अब आपको क्या करना है, स्पेस, एक खाली स्थान छोड़ना है, फिर हाइफन यानी कि डैश, और फिर स्पेस। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि एडिशन जो भी दिया है उसको नंबर फॉर्मेट में लिखना है, चाहे वहां पे एडिशन फोर्थ लिखा है, सपोज FOURTH करके फोर्थ लिखा है, लेकिन यहाँ आपको F4 डिजिट बनाना है अरेबिक में लिख के, और उसके बाद में उसका स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस जो होते हैं उसको यूज करना है। ऐसे फोर्थ को हम क्या लिखते हैं, TH लगाते हैं, थर्ड में लिखते हैं RD। तो इस तरीके से करके, और उसके बाद आप एक स्पेस के बाद क्या लिखेंगे, स्मॉल में E और D लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी इस तरीके से आप एडिशन एरिया को लिखेंगे। तो एडिशन लिखने के पहले मैंने क्या क्या पंक्चुएशन मार्क्स है, आपको स्पेस, ठीक है, डॉट, स्पेस, डैश, स्पेस, ये ध्यान रखना। ठीक है, फुल स्टॉप यानी डॉट, स्पेस, फिर डैश और फिर एक स्पेस। उसके बाद में आप लिखेंगे एडिशन जो भी है। सेकंड एडिशन है तो 2 लिख के, सेकंड 2 नंबर का डिजिट लिख के END, थर्ड है तो 3 लिख के RD, 4 है तो 4 लिख के TH फोर्थ, और फिर स्मॉल में ED करके आप फुल स्टॉप डाल देंगे। यानी अब आपका एडिशन एरिया लिख गया। एडिशन एरिया के बाद में जो नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट आता है वो है मटेरियल और टाइप ऑफ पब्लिकेशन और स्पेसिफिक डिटेल एरिया। मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटेड मोनोग्राफ्स हैं, प्रिंटेड मोनोग्राफ्स में इसको हम नहीं देते हैं, दिस इज नोन एज, ये उसमें नहीं देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे आपके जो असाइनमेंट्स हैं या जो एग्जाम में भी आ पाएंगे वहां पे आपको इसके बारे में नहीं होगा। जैसे नॉन बुक मटेरियल है तो उसमें तो देना पड़ता है, ठीक है, जैसे CD वगैरह है तो उसमें उसकी आपको वहां पर देना पड़ेगा टाइप्स। लेकिन प्रिंटेड बुक्स जो भी हैं या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, या कॉर्पोरेट बॉडी के, गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस हैं जो प्रिंटेड मोनोग्राफ्स के रूप में हैं, वहां पे हमें इसको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ठीक है, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसको किसने पब्लिश किया है, किसने छापा है। यहाँ 3 प्रकार की डिटेल्स मैंने पहले कहा था आपको, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन, नेम ऑफ द पब्लिकेशन एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये आपको दिया जाएगा। नेम, तो सबसे पहले आप प्लेस देखेंगे। आमतौर पे जो टाइटल पेज होता है उसमें सबसे नीचे पब्लिकेशन डिटेल्स दी गई होती हैं, वहां से आप उसका प्लेस देखेंगे। और प्लेस के लिए अब आपको ध्यान रखना है, पंक्चुएशन मार्क्स का जिक्र इसमें करते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पे क्या करना होगा, प्लेस से पहले आपको क्या यूज करना होगा, एक फुल स्टॉप और एक हाइफन यानी कि डैश। उसको लिखने के बाद आप उसमें से जो भी उसका प्लेस दिया गया है वो आप लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि कई बार बुक्स के अंदर हमें एक नहीं, कम से कम उसके 2-3 प्लेसेस के नाम दिए गए होते हैं। ठीक है, कि वो बुक कई जगह से, कई प्लेस से आपकी छपी है। आपको फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन वहां से ले लेना है। या अगर सपोज आपकी वो इन डेमोग्राफिक एरिया जिसमें आप मोस्ट फेवरेबल है, जहां पर आप वो इंडिया के उससे निकला है, तो आप उसको इंडियन उसमें उसका नाम, उसका प्लेस लिख सकते हो। अब उसको लिखने के बाद आपको नेम ऑफ पब्लिकेशन लिखना है। ध्यान रहे, नेम ऑफ पब्लिकेशन जब भी हम लिखते हैं, कई बार नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम उसको
जो भी एक आइडेंटिफिएबल, मतलब कि आप उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पब्लिशर का नाम है, उसको वहां तक लिखने के बाद, जैसे एंड सन्स वगैरह कुछ लिखा होता है कई बार किसी में, तो एंड सन्स को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सुल्तान चंद एंड सन्स। ठीक है, अब सुल्तान चंद एंड सन्स अपने आप में, ये सुल्तान चंद जब आपने लिख दिया तो एंड सन्स को छोड़ा जा सकता है। तो जब नेम ऑफ पब्लिकेशन थोड़ा बहुत काफी बड़ा हो, तो जो उसका प्रोमिनेंट नाम है, जो आइडेंटिफिएबल है, जिसको लोग देख मतलब कि आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं, आप वो लिखेंगे। और इसके लिए पंक्चुएशन मार्क्स कौन सा यूज करना है? अब आप प्लेस के बाद में एक कॉलन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कॉलन लिखने के बाद में नेम ऑफ पब्लिकेशन आप लिखेंगे, और नेम ऑफ पब्लिकेशन लिखने के बाद में अब आता है उसका ईयर। ईयर का ध्यान रखना कि ईयर हमेशा आपको कॉमा के बाद लिखना है। कई बार अब हम यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या कि जो पुरानी बुक्स हैं कई, उन पुरानी बुक्स में आप पाएंगे कि पब्लिकेशन डिटेल्स में ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं दिया गया होता। कई बार डॉक्यूमेंट में प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है और नेम ऑफ पब्लिकेशन है, लेकिन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नहीं है। तो ये स्थितियां कई बार हम जब डॉक्यूमेंट को कैटलॉग कर रहे होते हैं, तब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें उनकी एंट्री किस प्रकार करनी है। यदि बुक का प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नहीं दिया गया, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप विद इन स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस वाले स्थान पर आप क्या लिखेंगे? विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो पंक्चुएशन मार्क्स का वही यूज करना है। क्या था प्लेस के लिए? क्या था? डॉट एंड हाइफन, मतलब फुल स्टॉप और हाइफन या डैश का इस्तेमाल किया। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में आप स्मॉल में एस और एक एल, डॉट एस डॉट एल डॉट लिख के आप स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब होता है सिने लोको, यानी कि यहाँ पर आपका स्थान का, प्लेस का हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, हम प्लेस के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यदि नेम ऑफ पब्लिशर अननोन है, नहीं हमें पता चला है, ठीक है, प्लेस तो वहां दिया हुआ है, ईयर भी दिया हुआ है, लेकिन नेम ऑफ पब्लिकेशन नहीं दिया हुआ, उसके लिए भी द सेम, आप उसका कॉलन जो अब्रिविएशन है वो यूज कर, जो पंक्चुएशन है वो यूज करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है? विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल एस डॉट एन डॉट और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जिसका मतलब होता है सिने नॉमिनी, यानी नॉमी, यानी यहाँ इसका नाम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो जानकारी आपको क्लियर हो गई कि प्लेस अगर नहीं है तो आपको क्या देना है, नाम। अगर नेम ऑफ पब्लिशर नहीं है तो क्या देना है। लेकिन यदि आप वहां नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने किसी और जानकारी से, किसी और सोर्सेज से पता लगा लिया कि यस, इस डॉक्यूमेंट का प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आप जान पाए, तो आप उसको दे देंगे। लेकिन वो कहाँ से देंगे? क्योंकि डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन आपने अगर अदर सोर्सेज से जान लिया है तो वो भी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप दे देंगे। ठीक है, ऐसे नाम का है। जो भी जानकारी आप अपने आप जुटाएंगे, यानी आप अननोन सोर्सेज, अदर सोर्सेज से प्राप्त करेंगे उस डॉक्यूमेंट के बारे में, और वो आप कैटलॉगिंग में देना चाहेंगे, तब उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप देंगे। यानी वो अदर सोर्सेज से प्राप्त करी गई सूचना है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सूचना अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, ये क्लियर है आपको। और इसके बाद में प्लेसिस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन की बात करते हैं। ईयर ऑफ पब्लिकेशन में कई बार ईयर ऑफ पब्लिकेशन उपलब्ध नहीं होता। ईयर ऑफ पब्लिकेशन के स्थान पे कॉपीराइट ऑफ पब्लिकेशन दिया होता है, जिसमें आप देखेंगे कि कॉपीराइट का चिन्ह होता है, सी करके दिया होता है उसमें। ठीक है, और उसके बाद में कॉपीराइट ईयर लिखा होता है, लेकिन पब्लिकेशन ईयर नहीं दे रखा होता। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके से आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे तो उसमें सी जरूर लिखेंगे, स्मॉल सी लिख के फिर पब्लिकेशन और ईयर आप लिखेंगे। कई बार डॉक्यूमेंट देख के हमें अंदाजा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट
का कोई एक निश्चित जैसे कि सपोज 1986 सेवन्थ पे कमीशन का हमारा वो आया था, सॉरी फिफ्थ पे कमीशन का आया था, उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है, हमें पता है कि वो डॉक्यूमेंट 1986 में आया था, ठीक है, और उसका जो डॉक्यूमेंट अब हम देख रहे हैं उसमें प्लेस ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये ध्यान है कि यस ये डॉक्यूमेंट 1986 से रिलेटेड है, तो समहाउ 86 या 87 या 88 में छपा होगा, पब्लिश हुआ होगा। तब हम पब्लिकेशन ईयर को इस तरीके से देते हैं कि विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप ये दे सकते हैं कि 1980 का करके हाइफन दे दिया, ठीक है, यानी कि वो हमें नहीं पता उसका डिकेट कौन सा है, लेकिन हमने वो दे दिया, या हमें ये पता है कि समाव ये 1962 में पब्लिश हुआ होगा या 1963 में हुआ होगा, तब हम इस तरीके से देंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1962 और 1963, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम हर संभावित डेट को दे सकते हैं, ऐसे पूरे ईयर को भी दे सकते हैं, डिकेट को भी दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के भी दे सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, हमें निश्चित जानकारी नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में भी इसका जिक्र दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया। अब आप देखेंगे कि टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, टाइटल लिखने के बाद में हमने इसका ऑथर और वो डिटेल लिखी थी, उसके बाद में हमने एडिशन एरिया दिया था, एडिशन एरिया देने के बाद में हमने उसका पब्लिकेशन एरिया दिया। यहां तक लिखने के बाद में जो कैटलॉगिंग आपने स्टार्ट करी थी सेकंड नंबर लाइन से, और वो डिस्क्रिप्शन आपका जब आप ये दे देते हैं यहां तक एक पैरा बनता है, वो कंटिन्यूएशन में करना है। उसके बाद ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया आमतौर पे नेक्स्ट लाइन से देना होता है, यानी कि नेक्स्ट पैरा, यानी कि नेक्स्ट आपका हिस्सा शुरुआत होता है, जो कि सेकंड इंडेंशन लाइन से स्टार्ट होगा। अब फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया में हमें देना क्या है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया में हमें बुक यदि मल्टीपल वॉल्यूम में है तो उस वॉल्यूम का जिक्र किया जाता है कि सिर्फ 2 वॉल्यूम में है तो लिखेंगे हम 2V, ठीक है। अगर वो मल्टीपल वॉल्यूम के बाद में हर बुक में आपने देखा प्रिलिमिनरी पेजेस दिए गए होते हैं जो कि रोमन में दिए गए होते हैं, तो लाइब्रेरी में अगर बुक है और हमें ये जानकारी चाहिए कि जी इसमें प्रिलिमिनरी बुक्स पेजेस भी थे, ठीक है, तो उसका जिक्र वहां पे रोमन में दिया जाता है, स्मॉल रोमन में दिया जाता है। उसके बाद में कॉमा लगाया जाता है, और कॉमा लगाने के बाद में आप उसका जो कितने पेजेस हैं उसके अंदर उन पेजेस का जिक्र दिया जाता है। उसके बाद में एक स्मॉल का पी लिख दिया जाता है, यानी सपोज 510 पेज की वो किताब है तो 510 लिख के पी लिख देंगे, और उसके बाद में एक डॉट लगा देंगे। कई बार बुक्स में इलस्ट्रेशंस दिए गए होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं, फोटोग्राफ्स दिए गए होते हैं, ठीक है, तो हम कॉलन लगा के ILL लिखेंगे और डॉट लगा देंगे, यानी ये कि उसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, ठीक है, टेबल्स भी दी गई हैं, कुछ ऐसी चीजें भी दी गई हैं, तो उसको इलस्ट्रेशंस भी हम देते हैं, जिसको कॉलन लगा के हम देते हैं। और इसके बाद उस बुक का साइज देना जरूरी होता है। साइज मीन्स वो कितनी बड़ी है। आमतौर पे यहाँ पे हम उसकी हाइट देते हैं और वो सेंटीमीटर में देते हैं। सपोज 25 सेंटीमीटर, सपोज 24 सेंटीमीटर, जो भी दिया है वो बुक में दिया गया होता है उसके ओवरफ्लो पेज में, वहां से हम उसको लेके उसमें डाल सकते हैं। कई बार उसमें ये दिया गया होता है कि जो पेजेस जो आपकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया है वो में की जो हाइट है, हाइट ऐसी होती है कि वो दे रखी होती है सपोज 24.25 या 24 एंड 1 एंड 4 उसका पार्ट फ्रैक्शन में, यानी कि जब फ्रैक्शन में दी गई होगी तो हमें क्या करना होगा, उसका नेक्स्ट नंबर हम दे देंगे, यानी 24 एंड हाफ दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसको हम दे देंगे 25 सेंटीमीटर। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आमतौर पे बुक्स के अंदर साइज जब दिया गया होता है तो ये इस तरीके से दिया गया होता है, ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है
बुक्स हमारी ओवर साइज होती है। अब ओवर साइज में क्या होता है कि उसकी जो लेंथ है वो तो कम होती है, लेकिन ब्रेथ ज़्यादा होती है, यानी हाइट ज़्यादा होती है, या हाइट कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना कि जो उसका हाईएस्ट वो है वो हमें उसमें देना होता है। ठीक है, इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आता है सीरीज एरिया। कई बार कोई भी डॉक्यूमेंट सीरीज के अंदर दिया गया होता है। सीरीज मीन्स कि वो कंटिन्यूएशन में कोई एक श्रृंखला बन गई है, वो दे रही है, और वो श्रृंखला का एक फिक्स नाम है, उसके अलग अलग टाइटल्स भी हो सकते हैं, तो वो सबके साथ में अपना नंबर देते हैं। तो सीरीज स्टेटमेंट आप फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया के बाद में सीरीज स्टेटमेंट दे सकते हैं। सीरीज स्टेटमेंट देने के लिए आपको विद इन पैरेंथेसिस देना है, यानी विद इन ब्रैकेट देना है। पहले उसका नाम देना है सीरीज का, और सीरीज का नाम देने के बाद में आपको उसका, अगर उसकी सब सीरीज भी उपलब्ध है तो वो भी आपको देनी है कॉलन लगा के, और उसके बाद में डॉट लगा के आपको उसका जो सीरीज का नंबर है वो देना होता है। सपोज एक सीरीज स्टार्ट हुई और उसके कई सारे पब्लिकेशंस निकले, उसमें तीसरे नंबर का सीरीज का जो नंबर था वो आपका 3 नंबर है, तो सीरीज का नाम लिख के 3। कई बार अलग अलग सीरीज के ऑथर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट में अलग अलग लोग भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया अलग होती है, तो वो भी यहाँ पे देना है। उसके एडिटर अगर डिफरेंट हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया सीरीज के अंदर ही विद इन ब्रैकेट ही देना है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब आप स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, चाहे वो सीरीज की दे रहे हैं, उसके लिए वही था, क्या था, पंक्चुएशन मार्क्स स्लैश। तो यहाँ पे सीरीज का नाम लिखने के बाद, टाइटल लिखने के बाद में आप स्लैश लिख के उसका जो भी ऑथर है या जो भी एडिटर है, अगर एडिटर है तो ईडी जरूर लिखेंगे, अगर ऑथर प्रोमिनेंट है तो आप ऑथर लिखेंगे। ठीक है, और वो उसका नाम लिख के आप सीरीज की स्टेटमेंट दे सकते हैं। और जब सीरीज होती है कई बार उनके ISSN स्टैंडर्ड नंबर भी होते हैं, अगर वो नोन है तो आप वो भी वहां पे देंगे। ये सभी आपको विद इन पैरेंथेसिस आपको देना है। ठीक है, और इसके बाद में आपका नोट एरिया आता है। नोट्स एरिया में आमतौर पे वो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, सपोज कि जो भी ऐसी डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट जो उस बुक को हाईलाइट कर सके, यानी वो किस लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज की है, ट्रांसलेटेड करके लाई गई है, या आपकी उसमें पहले वो स्पेसिफिक किसी और नाम से जाना जाता था। ठीक है, पब्लिकेशन के बारे में कोई वो सीज कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में वो ओपन हो गया। तो इस तरीके की जो, या बुक की, या बुक्स के अंदर कोई अदर एस्पेक्ट है ऐसे जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो नोट एरिया में आप 1-2 लाइन के अंदर आप उसको देते हैं। ठीक है, तो ये आपका नोट एरिया होगा। नोट एरिया के बाद आता है स्टैंडर्ड नंबर। स्टैंडर्ड नंबर मीन्स ISBN। हर बुक का एक स्टैंडर्ड नंबर होता है। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, स्टैंडर्ड ISBN नंबर कई बार बुक के अंदर 2-2 दिए गए होते हैं। एक पेपर बैक एडिशन का दिया गया होता है और एक आपका हार्ड कॉपी का, हार्ड बाउंड का दिया गया होता है। यानी जब आपकी बुक या कोई डॉक्यूमेंट हार्ड बाउंड में है उसका ISBN नंबर अलग है, और जो कई बार वो पेपर बैक में है यानी हार्ड बाउंड नहीं है उसका अलग दिया गया होता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि वो जो डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं वो पेपर बैक है या हार्ड बाउंड है। जब लाइब्रेरी में रहेंगे तो आपको पता होगा, एग्जाम में तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं लिखा होगा, लेकिन वहाँ पे कई बार इंडिकेशन दिया होता है कि हार्ड बाउंड है बुक, और वहाँ पे 2 ISBN नंबर दिए हैं। तो आपको अगर हार्ड बाउंड है तो ISBN नंबर हार्ड बाउंड का देना पड़ेगा। और पेपर बैक हार्ड बाउंड का आमतौर पर वो लिखते नहीं है कि ये हार्ड बाउंड है, कई बार गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन होता, लेकिन पेपर बैक का जरूर दिया गया होता है कि ये PB उसका सिंबल दिया होगा। तो आप क्या करेंगे कि यस ये डॉक्यूमेंट पेपर बैक का है तो उसमें से वही ISBN नंबर चूज करना है। लेकिन लाइब्रेरी में यदि दोनों ही डॉक्यूमेंट है, यहाँ एग्जाम में तो आपको हो सकता है एक टाइटल का देना होगा, लेकिन एक ISBN देना हो, लेकिन एग्जाम अगर आप देने जाते हैं उसके बाद में जब लाइब्रेरी में किसी में जाएंगे और वहां पे दोनों ही कॉपी आपकी लाइब्रेरी में है,
तब आप वो दोनों ISBN नंबर वहां पे देंगे। ठीक है, ISBN का क्लियर है कि ISBN मीन्स हार्ड बाउंड का अलग होगा और पेपर बैक का अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको जिक्र यहाँ पे करना है। इसके बाद में आपको कॉल नंबर कहाँ देना होता है। कॉल नंबर का मैंने बता दिया था कि लोकेशन कहाँ है इसकी, एकदम टॉप लेफ्ट में जो आपका कॉर्नर है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, वहां पे कॉल नंबर दिया जाता है। जो एक आपकी जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब क्रॉस होती है तो एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे जो जगह बच गई वहां पे 3 लाइन का स्पेस होता है। तो फर्स्ट लाइन कलेक्शन नंबर के लिए छोड़ी जाती है, सेकंड लाइन क्लास नंबर की होती है, और थर्ड लाइन जो आपकी हेडिंग लाइन के साथ लगी होती है जिसमें 3 अल्फाबेट्स देने होते हैं, वो आपका बुक नंबर होता है। ठीक है, तो कॉल नंबर में क्या करना है, ऊपर की एक लाइन छोड़ के बीच में क्लास नंबर, नीचे और थर्ड लाइन में जो एकदम हेडिंग लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे बिल्कुल टच करती हुई आपका बुक नंबर होगा। तो कॉल नंबर आप इस तरीके से दे देंगे। अब आती है बात आपके जो वो है कैटलॉग कार्ड, उसमें एक और एलिमेंट देना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेशन नंबर। हर बुक का, हर लाइब्रेरी में एक न्यूमेरिक नंबर होता है, वो देते हैं। कई बार वो सीरीज के साथ देते हैं, ठीक है, अलग अलग सीरीज के नंबर होते हैं, लेकिन हर नंबर आपको देना है। तो जैसा भी उसका एक्सेशन नंबर है वो आपको कार्ड के लेफ्ट हैंड के साइड में जो आपकी हेडिंग लाइन से लेकर और बॉटम लाइन के बीच में जो एक स्पेस है, फर्स्ट इंडेंशन लाइन से पहले जो आपकी बीच में जो स्पेस है वहां पे ऑन द 5th लाइन आप एक्सेशन नंबर देंगे। ठीक है, एक्सेशन नंबर एक से ज्यादा है तो कॉलन डैश लगा के आप उसका दूसरे 2 कॉपी हैं, 3 कॉपी हैं, तो वो उसके बाद के डैश नंबर के साथ में अगले नंबर भी लिख देंगे। और अगर वो कॉन्जिक्यूटिव मतलब नंबर नहीं है, एक साथ के नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर्स हैं, यानी कि एक लाइब्रेरी में एक आज एक कॉपी आई है, उसके बाद में दूसरी 2 कॉपी आई है, तो अलग अलग एक्सेशन नंबर है, तो वो हम देंगे वहीं, लेकिन कॉमा लगा के दूसरा नंबर फिर देंगे, वो पूरा नंबर लिखेंगे, ये नहीं कि आधा नंबर छोड़ दिया हमने उसको। ठीक है, एक्सेशन नंबर पूरा लिखना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये कहाँ देना होता है, 5th लाइन पे। तो एक कैटलॉग कार्ड के अंदर एक कंप्लीट जानकारी आपको देनी होती है। पंक्चुएशन मार्क्स का विशेष ध्यान रखना है हर लेवल पर कि आपने कौन से डिस्क्रिप्टिव एरिया में कौन सी एलिमेंट लिखा है, और उसके लिए हर के लिए पंक्चुएशन मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब आपकी बुक में जब आप देखेंगे ब्लॉक नंबर 8 ब्लॉक नंबर 2 में यूनिट के 8 में 8.7 में एक स्केलेटन कार्ड दे रखा है। स्केलेटन मीन्स एक प्रकार का एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, इसके अंदर उन्होंने इसमें हर चीज दे रखी है। तो जब ये सारे आप एलिमेंट्स लिख दें, यानी कि हेडिंग लाइन होती है सबसे ऊपर, हेडिंग लाइन में आपकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और फर्स्ट वर्टिकल इंडेंशन लाइन के ऊपर आप लिखेंगे। ठीक है, उसमें आपका नेम ऑफ द ऑथर होगा। यहाँ जो नेम ऑफ ऑथर आप लिखेंगे वो क्या कैसे लिखेंगे, सरनेम पहले लिखेंगे, फिर उसका फोरनेम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वही ऑथर का नाम जब आप टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में लिख रहे होंगे, यानी टाइटल लिखने के बाद स्लैश लिखने के बाद लिख रहे होंगे, तब आपको उसको रनिंग में लिखना होगा। और अगर एक के बाद अगर 2 ऑथर है या 3 ऑथर हैं तो उनको भी आपको उसी रूप में देना होगा। ठीक है, तो स्केलेटन कार्ड हो गई हैं। अब एडिड एंट्री के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि मेन एंट्री होती है और एक एडिड एंट्री होती है। तो मेन एंट्री में जो चीजें रह जाती हैं उसको हम एडिड एंट्री में करते हैं। वो कैसे करेंगे, जरा थोड़ा सा अब इसके बारे में कर लीजिए। मेन एंट्री जहां मैंने बताया था कि एक बुक की कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और जो भी उसमें, तो मेन कार्ड में जो मेन एंट्री बनेगी उसमें एडेड एंट्री की जानकारी भी ट्रेसिंग सेक्शन में सबसे नीचे दी गई होती है। हर बुक में मतलब हर आपके ट्रेसिंग सेक्शन में जो पहला जो कॉलम पहला जो आएगा वो सब्जेक्ट हेडिंग दी जाती है। सब्जेक्ट हेडिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ स्टैंडर्ड वोकेबुलरी थिसॉरस इस्तेमाल करने होते हैं।
कोई भी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जैसे कि आपके सिलेबस में लाइब्रेरी ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। कई लाइब्रेरीज में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सब्जेक्ट हेडिंग इस्तेमाल होती है, कई लाइब्रेरीज में आपकी क्यूटर की जो सब्जेक्ट हेडिंग्स है वो इस्तेमाल होती है। तो आप हर लाइब्रेरी, जो भी कोई लाइब्रेरी है, वो एक निश्चित सब्जेक्ट हेडिंग की वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा कि सब्जेक्ट हेडिंग मीन्स, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन प्रैक्टिसेस इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सपोज इस पर एक बुक है। अब इसकी सब्जेक्ट हेडिंग क्या होगी? इसकी सब्जेक्ट हेडिंग में तीन चीजें निकल के आती हैं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एक तो ये सब्जेक्ट बन गया इसका। नंबर 2 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, एक दूसरा ये बन गया। नंबर 3 क्लासिफिकेशन स्कीम। नंबर 4 क्लासिफिकेशन स्कीम प्रैक्टिसेस। मतलब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कई सारे इसके बन गए हैं। तो हमें यहाँ पे मोस्ट टू द पॉइंट एंड प्रोमिनेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्री देनी होती है, ध्यान रखें, जो उस डॉक्यूमेंट को सीधे तौर पे सर्चेबल होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन होनी चाहिए, बिल्कुल ये ध्यान रखें। सब्जेक्ट हेडिंग जो होती है, ये ध्यान रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीड ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो हमारी होती है, वो उस सब्जेक्ट, अगर किसी की सब्जेक्ट अप्रोच है, उसको यहाँ से एडेड एंट्री में देना होता है। क्लास नंबर में तो किया होता है हमने, लेकिन यहाँ पे देना होता है। तो इसके जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि कॉमन यूसेज होनी चाहिए, उसको कॉमन नाम से जाया जाना चाहिए। जैसे अब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मशीन, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन उसका यूसेस है, जो लोग ज्यादा जानते हैं, वो टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है। और वो उसमें मोस्ट पॉपुलर, वो आपकी सब्जेक्ट हेडिंग में दी गई होती है कि ये मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट हेडिंग इसकी ये है, आपको वही यूज करनी है। ठीक है, और स्पेसिफिक एंट्री याद रखना हमेशा, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हेडिंग्स में। ये नहीं कि आपने एक डॉक्यूमेंट आज एक लिया, उसका आज आपने कंप्यूटर्स दे दिया खाली। अब वर्ड याद रखना, कंप्यूटर साइंस है तो आपने खाली कंप्यूटर दे दिया, COMPUTER। अब अगली बुक आई, उस पर आप लिख दे कंप्यूटर साइंस, ये नहीं चलेगा। आपने यदि उसमें पहले कंप्यूटर दिया है तो बाद में भी कंप्यूटर ही देना है। एक यूनिफॉर्मिटी रखनी है, ताकि एक डॉक्यूमेंट को यदि कुछ लोग सर्च करना चाहते हैं कैटलॉग के थ्रू, तो उसको वो सारे डॉक्यूमेंट मिले एक साथ। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो हमेशा आपको एक कॉमन यूसेज होनी चाहिए, जो ज्यादा लोग, मोस्ट पॉपुलर लोग जानते हो। यूनिफॉर्मिटी इन हेडिंग्स होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि आप कुछ का कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। इसीलिए एक हम उसको इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट हेडिंग का, जो भी आपके पास वोकैबुलरी, स्टैंडर्ड वोकैबुलरी कोई बुक होती है। यहाँ आपके सिलेबस में सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, उसको भी कभी मैं किसी काउंसलिंग सेशन में बताऊंगा। उसके बाद में क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज भी सब्जेक्ट हेडिंग में दी गई होती है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होता है कि सिनोनिम्स होते हैं कई बार किसी के, तो यदि आपने वो क्रॉस रेफरेंस दे रखे होते तो सी आल्सो भी देना होता है उसमें। ठीक है, कि भाई ये सब्जेक्ट हेडिंग एक ये है तो इसकी ये भी हो सकती है। ठीक है, जो लाइब्रेरी आपने यूज करी होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ। यदि आपने सब्जेक्ट हेडिंग में आपने इन चीजों का ध्यान रखा है तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ यूनिट 9 के भी आपको जरा कुछ स्पेशल जो उस पर बात करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्टिव एरिया की जो डिस्क्रिप्शन एरिया थे, उनमें ऑथर के ऊपर चर्चा करते हैं पहले, कि हमने कहा था जो मेन एंट्री है जो हेडिंग में, वो आपकी कहां से बनेगी? ऑथर के सरनेम से। अब कई डॉक्यूमेंट एक ऑथर के लिखे होते हैं, कई डॉक्यूमेंट 2 ऑथर के लिखे होते हैं, कई डॉक्यूमेंट 3 ऑथर के लिखे होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यदि वो कोई पर्सनल ऑथर दिए गए हैं तो
और वो एक ही डॉक्यूमेंट है, तो हमें क्या करना होगा, उसका सरनेम पहले लिखना है। अब प्रॉब्लम आती है वेस्टर्न नामों में और इंडियन के भी साउदर्न नामों में। तो प्लीज एक बार आपकी बुक में वो सब दिया गया है कि किस तरीके से आपको क्या लिखना है। कई बार किसी नाम में कोई कोई किसी को अवार्ड मिला होता है, उस अवार्ड का जिक्र भी करते हैं, ठीक है। तो उनको किस तरीके से आपको लिखना है, उसका सरनेम क्या है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो सरनेम पहचानना आपको आना चाहिए। तो सरनेम पहले लिखना है। अगर दो ऑथर भी है तो अगर हमें वो ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कम समय है। मुझे लगता है कि तीसरी आपकी वो बनानी पड़ेगी। तो मैं इस पर चर्चा करने से पहले आज अभी इसको इस वाली वीडियो को एंड करता हूँ। अगली वीडियो में आपको यूनिट 9 के डिफरेंट एक ऑथर्स को किस तरीके से लिखा जाएगा, एक ऑथर, दो ऑथर, तीन ऑथर, ठीक है, या तीन से ज़्यादा ऑथर हैं, तो उस पर मैं अगली वीडियो में आपसे जिक्र करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको वो वेलकम करता हूँ आपकी सारी सजेशंस पे। आपसे दोबारा मेरा यहाँ पे विनम्र अनुरोध है कि इस लॉकडाउन के एनवायरनमेंट में, और जो अभी लगता नहीं है कि बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ठीक है, आपके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और इस पेपर, ये प्रैक्टिस का पेपर है, गूगल क्लासरूम का मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग उसमें ज्वाइन करें। और मैं नियमित तौर पे वहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स देता रहूँगा, क्लास असाइनमेंट्स। आप उनको करके वापस सबमिट करें। मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप लोगों के लिए इसके ऊपर चेक करके आपको वो मैं लगातार आपको देता रहूँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। इस सेकंड वीडियो काउंसलिंग के, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए थर्ड काउंसलिंग भी मैं अभी अभी अब से थोड़ी देर बाद आपको दूंगा। और मेरे वीडियो चैनल के ऊपर आप इसको लाइव सेशन को दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।